मैं एक बैंक में काम करता था और मेरी ट्रांसफ़र जलगांव शहर के एक छोटे से गांव शिरोले में हुई थी। गांव काफ़ी छोटा था, कुछ 10-15 हज़ार की ही आबादी थी। हालांकि उस गांव के आसपास काफ़ी सारे गांव थे और उन सारे गांवों को जोड़ने के लिए हमारे बैंक की एक ब्रांच वहाँ पर थी। अब नया गांव था और साल के बीच में ही मुझे वहाँ ज्वाइंट होना था, इसलिए मैं अपने परिवार को छोड़ अकेला ही वहाँ गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे रहने की व्यवस्था उसी गांव के एक बड़े जमींदार के वाड़े में की गई थी। शाम के समय में बैंक का स्थानिक कर्मचारी विशाल मुझे उस वाड़े में ले गया। लकड़ी से बना वो वाड़ा काफ़ी पुराना और 2 मंजिला था। वाड़े के सामने एक बड़ी सी खुली जगह थी, जहाँ खटिया पर तकरीबन 80 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ था। अरे संजय भाई, देखो ये साहब आए हुए हैं, विशाल ने बाहर से ही आवाज़ लगाई और कुछ समय बाद एक आदमी बाहर आया। संजय भाई, ये है बैंक मैनेजर, इनका सामान कहाँ रखना है? अरे विशाल, इनका सामान ऊपर के कमरे में जाने दो। ऊपर का कमरा? विशाल और संजय की बातों के बीच खटिया पर लेटे उस बूढ़े व्यक्ति ने जोर से कहा। ऊपर का कमरा क्यों दिया? नीचे कमरा खाली नहीं है? अरे पप्पा, ऊपर का कमरा बड़ा है। बड़ा है तो क्या हुआ? कितनी बार बोला है ऊपर का कमरा मत दिया कर। गुस्से से कहते हुए लेटा हुआ वो बूढ़ा व्यक्ति थरथराता हुआ बैठने लगा, जिसे विशाल ने सहारा देकर बिठाया। अभी रहने भी दो पप्पा, वैसे भी ऊपर के सारे कमरे खाली पड़े हैं। एक तो नीचे के कमरे छोटे हैं और ऊपर के बड़े कमरे ताले में बंद करके रखे हुए हैं। तुझे एक बार में कहा समझ में नहीं आता क्या? ऊपर का कमरा नहीं देना है मतलब नहीं देना है। संजय के पिता संजय पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गए और यह देख मैं परेशान हो गया, क्योंकि विशाल ने मुझे बताया था कि गांव में सिर्फ इनके पास ही कमरा खाली है। अब इन्होंने भी मना कर दिया तो फिर रहने की बड़ी समस्या बन सकती थी, लेकिन मैं वहाँ कुछ बोल भी नहीं सकता था, इसलिए मैं चुपचाप वही खड़ा तमाशा देखता रहा। पप्पा, ऊपर के कमरे की अब पूरी सफाई हो चुकी है, अब नीचे का कमरा कैसे दूँ? उसकी सफाई भी बाकी है। तो मत दे। 1000 बार बोला है ऊपर के कमरे में नहीं जाना, सुनते ही नहीं है। बार बार अपनी ही मनमानी करते हैं, अकल वकल तो कुछ है नहीं। और इसके बाद संजय के पिता काफ़ी देर तक बड़बड़ाते रहे। अब कमरा हाथ से जाता देख मैंने संजय से कहा, संजय भाई, कमरा छोटा भी रहेगा चलेगा, वैसे भी मैं अकेला हूँ, दिन भर तो बैंक में ही रहूँगा और रात को सिर्फ सोने के लिए ही आऊँगा, इसलिए छोटा कमरा भी रहा तो भी चलेगा। इस पर संजय ने कहा, सॉरी साहब, क्या है पिताजी की उम्र हो गई तो थोड़े ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, किसी भी बात पर चिढ़ जाते हैं और जिद पकड़ लेते हैं। मैं अभी आपको नीचे के कमरे की साफ सफाई करवा देता हूँ। कहते हुए उसने उसकी बीवी और बच्चे को इशारे से सामने वाले कमरे की सफाई करने को कहा और फिर मेरी तरफ मुड़कर कहा, छोटा कमरा होने की वजह से आप भाड़ा थोड़ा कम दे देना। और फिर ये कहते हुए वो भी उसी कमरे की साफ सफाई के लिए चला गया। उसके बाद संजय के बेटे ने मेरे लिए कुर्सी लाई और मैं उसी आंगन में बैठ गया। संजय के पिता अभी भी ऊपर के कमरे को घूरते हुए बड़बड़ा रहे थे। वाड़े के ऊपर कई सारे कमरे थे, लेकिन देखकर लगता था कि सारे कमरे सालों से बंद है। ऊपर के गलियारे में काफ़ी पुराना सामान रखा हुआ था और जाले और धूल का नज़ारा दूर से ही दिख रहा था। मैं वहाँ तकरीबन आधे घंटे तक बैठा रहा, लेकिन संजय के पिता ने मुझसे कोई बात नहीं की। विशाल ने बताया कि उनका स्वभाव काफ़ी सख्त और चिड़चिड़ा है, वो अक्सर लोगों को कुछ भी बोल देते हैं। हालांकि गांव में सबसे बुजुर्ग होने की वजह से कोई भी उनकी बात को दिल से नहीं लगाता। मैंने भी उनकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। वैसे भी मुझे सिर्फ सोने के लिए ही कमरा चाहिए था। कुछ समय बाद सीढ़ियों के बाजू वाला कमरा मेरे लिए तैयार हो गया। विशाल ने मेरा सारा सामान कमरे तक पहुंचा दिया। कमरा इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं था। दरवाजे के बाजू में ही एक खिड़की थी। खिड़की से सटकर एक बड़ा सा बेड था। कमरे के अंदर ही बाथरूम था। एक छोटी लकड़ी की अलमारी थी और कोने में एक टेबल कुर्सी थी। मेरे लिए इतनी जगह काफ़ी थी। मेरा सामान कमरे में पहुंचा देने के बाद विशाल मुझसे विदा लेते हुए चला गया। संजय और बाकी के लोग भी अपने अपने कमरों में चले गए और मैं भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके आराम करने लगा। पहली रात मेरी वहाँ काफ़ी अच्छे से गुजरी। दिन भर की थकान के बाद
मुझे काफ़ी अच्छे से नींद आ गई थी और अगला दिन भी बैंक में अच्छे से गुजरा। विशाल ने मेरे खाने की व्यवस्था भी गांव के अंदर ही कर दी थी। शाम को बैंक का काम खत्म करके तकरीबन 7:30 बजे मैं अपने कमरे में पहुंच गया। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था और ना ही आसपास कुछ घूमने जैसी जगह थी, इसलिए मैं अपने कमरे में ही आ गया। मेरे आने से पहले ही कमरे के बाहर मेरा टिफ़िन इंतज़ार कर रहा था, इसलिए कमरे में पहुंचने के तुरंत बाद मैंने खाना खा लिया और जल्दी ही सो गया। मैं अक्सर अपने घर पर इतना जल्दी नहीं सोता था। 11:30 बजे तक टीवी देखने की आदत थी। हालांकि अब टीवी नहीं होने की वजह से मजबूरी में मुझे जल्दी सोना पड़ा, जिस वजह से रात के 2 बजे ही मेरी नींद खुल गई। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया और खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगा। बाहर चांद की खूबसूरत रोशनी फैली हुई थी। ठंडी हवा के साथ बगीचे में लगाए गए चमेली के फूलों की हल्की हल्की खुशबू कमरे में आ रही थी और वहीं ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं उस आवाज़ से थोड़ा चौंक गया। मैंने फिर एक बार तसल्ली के लिए घड़ी को देखा तो उसमें सचमुच रात के 2 ही बज रहे थे। अब भला इतने रात को ऊपर कौन घूम रहा होगा? मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ऊपर के कमरे में कोई नहीं रहता। मैं उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। वो आवाज़ इंसानों के पैरों की ही थी और वो ऊपर से चलते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। मेरी खिड़की सीढ़ियों के बाजू ही थी। अब ऊपर जो भी होगा नीचे उतरने के बाद मुझे दिख ही जाएगा, ये सोचते हुए मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज़ धीरे धीरे चलते हुए आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरी खिड़की के पास आकर रुक गया है। अब मैं थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि ऊपर अगर घर का कोई व्यक्ति होता तो वो इस खिड़की के बाजू में नहीं छिपता। अब तो मुझे चोर होने की आशंका लगने लगी, इसलिए मैंने बाहर का लाइट लगाया और दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आ गया। मैंने सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं चलते हुए सीढ़ियों तक गया, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। इसे देख मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ जो कोई भी था, अगर वह किसी कमरे में जाता तो मुझे जाते वक्त ज़रूर दिखता, और अगर वो फिर से ऊपर जाता तो फिर भी मुझे कदमों की आवाज़ ज़रूर आती, क्योंकि ऊपर जाने की सीढ़ियाँ पुरानी लकड़ी की थी जो थोड़ी भी दबाव पर आवाज़ करती थी। अब जब मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैंने सोचा कि मुझे कोई वहम हुआ होगा, इसलिए मैं फिर से अपने कमरे में चला गया। बाहर की लाइट बंद की और सोने ही वाला था कि अचानक मुझे खिड़की के पास कोई झांकता हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में एक काली परछाई मुझे दिखी। मैंने झट से बाहर की लाइट चालू की, लेकिन लाइट चालू होते ही मैंने देखा कि उस उजाले में वहाँ कुछ भी नहीं था। अब मैं थोड़ा परेशान हो गया। लगने लगा जैसे नींद की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है, इसलिए मैंने फिर से लाइट बंद की और सोने चला गया। अगले दिन इस विषय पर मैं सूरज से बात करना चाहता था, लेकिन काम के चक्कर में मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई, और उस रात भी मुझे ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। अब ये मेरे साथ 3-4 बार हुआ, और जब आखिर में मैंने सूरज से इस विषय पर बात की तो उसे ये सुन बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऊपर के सारे कमरे तालों के अंदर बंद थे और घर का कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं जाता, क्योंकि ऊपर सब घर का पुराना कबाड़ ही है। उस दिन सूरज ने मुझे ऊपर का गलियारा, यहाँ तक के सारे कमरे खोलकर भी दिखाए। सारे कमरों में पुराने बर्तन, अलमारियाँ, बक्सों जैसा कबाड़ रखा हुआ था, जिस पर धूल और जालों की एक बड़ी सी परत थी। फर्श पर भी इतनी सारी धूल और मिट्टी थी कि जैसे सालों से उसकी सफाई नहीं होती हो। उस दिन सुरेश ने मुझे ऊपर का गलियारा, यहाँ तक के कमरे भी खोलकर दिखाए। सारे कमरों में पुराने बर्तन, अलमारियाँ, बक्सों जैसा कबाड़ रखा हुआ था, जिस पर धूल और जालों की एक बड़ी सी परत थी। फर्श पर भी इतनी सारी धूल और मिट्टी थी कि जैसे सालों से उसकी सफाई नहीं होती हो। अब अगर सच में ऊपर कोई घूम रहा होता तो उस गलियारे में उसके पैरों के निशान तो जरूर होते, लेकिन वहाँ पर अभी अभी उमटे हमारे पैरों के निशान के अलावा किसी और के पैरों के निशान नहीं थे। अब उस आवाज़ वाली बात को मैं अपने मन का वहम समझकर सोया ही था
कि फिर से तकरीबन रात के 2 बजे मुझे पैरों की आवाज़ आने लगी। मुझे लग रहा था कि शायद आसपास के ही किसी घर से वो आवाज़ आती होगी, जिसे सुन मुझे ऐसा भ्रम होता होगा जैसे वो आवाज़ ऊपर के गलियारे से आ रही है। इसलिए इस बार आवाज़ का पता लगाने के लिए मैं सीधा कमरे से बाहर आ गया। बाहर से ही ऊपर के गलियारे को देखने लगा। आवाज़ वहीं से आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गलियारे से चलती हुई वो आवाज़ अब सीढ़ियों से उतर रही थी। मैं चलते हुए सीढ़ियों तक गया। अब सीढ़ियों पर पूरा अंधेरा था, इस वजह से वह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, इसलिए मैं वहीं खड़ा रहा। आवाज़ धीरे धीरे मेरे नज़दीक आने लगी और कुछ ही सीढ़ियाँ बाकी थी कि वो आवाज़ रुक गई। अंधेरे की वजह से मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मैं आंखों को चौड़ा कर उस अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक डरावना सा काला साया एकदम से चीखते हुए मेरे सामने आया। मैं डर के मारे पीछे लड़खड़ाकर मुँह के बल गिर गया। मैं चीखता चिल्लाता, लेकिन तब तक अचानक से मेरे गले पर जकड़न महसूस होने लगी, जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो, और मैं खींचता हुआ सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। लकड़ी की वो सीढ़ियाँ मेरे छाती, सिर और घुटनों से टकरा रही थी, जिससे मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे गले से ज़रा भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन सीढ़ियों से घसीटते हुए वो काला साया मुझे ऊपर के माले तक ले गया। जब मैंने पलटकर उस काले साये को देखा तो उसका शरीर किसी गाढ़े धुएं की तरह हिल रहा था। उस साये को देख मेरा पूरा शरीर कांप गया। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप होने लगा। कमरे से बाहर आने की बेवकूफ़ी नहीं करता तो आज ज़िंदगी और मौत के बीच नहीं झूलता। मुझे अपनी मौत का पूरा आभास हो चुका था, क्योंकि मैं जिस शक्ति के वश में था उससे मुझे कोई बचा पाएगा इसकी भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बाद वो साया मुझे खींचता हुआ उस गलियारे में ले जाने लगा। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था वह ठंड हद से ज़्यादा बढ़ रही थी, और साथ ही वहाँ एक अजीब सी मनुष्यत फैली हुई थी। उसके बाद मैं खींचता हुआ एक कमरे में गया। उस पूरे कमरे में काला धुआं फैला हुआ था, और बीच में एक बड़ी सी पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसके अंदर से वो काला धुआं बाहर निकल रहा था। जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, एक नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा। इसी नकारात्मक ऊर्जा जिसमें जाने भर से ही मेरी ज़िंदगी जीने की इच्छा ही जैसे मर गई। मैं इतना निराश हो गया कि अपने आप को बचाने के लिए भी हाथ पैर नहीं चटपटा रहा था। जान बचाने की जरा भी कोशिश करने की इच्छा नहीं हो रही थी। लग रहा था कि जिंदा रहने से अच्छा है कि मर जाए, अपने आप को मौत के हवाले कर दे। उस वक्त मुझे अपने परिवार की जरा भी आस नहीं थी, बस सुकून से मरने की इच्छा हो रही थी। लग रहा था कि अब आंखें बंद करूं और कभी ना खोलूं। मैं निराश और हताश होकर अपनी मौत को उस अलमारी के अंदर से आता देख रहा था कि तभी मेरी चेतना जगने लगी। मुझे बाहर से दौड़ने की आवाज़ आने लगी। अचानक मेरे चेहरे पर एक सफ़ेद रोशनी चमकने लगी, और उस रोशनी में मुझे किसी इंसान की परछाई दिखने लगी, और फिर धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तब मैं अपने कमरे में था। मेरा आसपास संजय, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, संजय के पिता और आस पड़ोस के कुछ 1-2 लोग थे। मुझे होश में आता देख संजय ने मुझे नींबू शक्कर वाला पानी पिलाया, और मैं तकिए को पीठ लगाकर बैठ गया। मैं यहाँ कैसे आया और क्या हुआ था? मैंने असमंजस में पूछा, क्योंकि मेरे साथ जो घटना घटी थी वो सच में घटी थी या मुझे कोई बहुत बुरा सपना पड़ा था। इस बात में मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन शरीर पर दर्द करते घावों ने ही इसका तुरंत जवाब दे दिया। आप ऊपर के कमरे में थे और चटपटा रहे थे, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो, संजय ने बताया। कुछ ही क्षणों में मुझे सब याद आ गया, और मैंने वहाँ जो हुआ वो सारी बात वहाँ बता दी। मेरी बातों को सुन सबके चेहरे का रंग उड़ गया। संजय की पत्नी ने तो डर के मारे दोनों बच्चों के हाथ ही पकड़ लिए, और बाकी लोग भी आपस में फुसफुसाने लगे। लेकिन आपको कैसे पता चला
कि मैं ऊपर के कमरे हूँ, क्योंकि मैं चिल्लाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मुझे पप्पा ने बताया, संजय ने कुर्सी पर बैठे उसके पिताजी की ओर इशारा करते हुए कहा। वो अचानक से चिल्लाए और मुझे बताया कि आप ऊपर के कमरे में हो और मुसीबत में हो। जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि सचमुच आपके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और आप वहाँ नहीं थे। मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ ऊपर के कमरे में गया तो देखा कि आप फर्श पर छटपटा रहे थे। मैंने संजय के पिताजी से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ, तो उन्होंने कहा, कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें रात को बाहर घूमते देखा। तुम बार बार ऊपर देख रहे थे। तभी मैं समझ गया कि तुम्हें भी ऊपर के माले से पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे मुझे सुनाई देती है। इसलिए उस दिन से मैं तुम पर नज़र रख रहा था, हालांकि मुझे नहीं पता था कि तुम मुसीबत में फंस जाओगे। आज रात को पैरों की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई और जैसे ही मैंने बाहर देखा तो तुम सीढ़ियों के पास खड़े थे और अचानक से गिर गए और घसीटते हुए ऊपर जाने लगे, जैसे तुम्हें कोई खींच रहा हो। क्या आपने भी उस चीज़ को देखा? मैं उस चीज़ को कई बार देख चुका हूँ। एक घिनौना सा काला साया जिसे देखते ही जिंदा रहने की इच्छा मर जाती हो। क्या है वो चीज़? मेरे इस सवाल पर उन्होंने आगे कहा, जिसे संजय काफ़ी गंभीरता से सुनने लगा, जैसे उसने यह बात अपने पिता के मुंह से पहली बार सुनी हो। जब मैं 12-13 साल का था, यह बात तब की है। मेरे पिताजी को तंत्र मंत्र का काफ़ी शौक था। हालांकि उन्हें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे सीखने की इच्छा काफ़ी थी। इसलिए अक्सर वो अजीब अजीब किताबों को लेकर आते थे और तंत्र साधनाएं करते बैठते थे। एक बार ऐसे ही उन्हें लीलावती नाम की किसी किताब के कुछ पन्ने मिल गए। उन पन्नों के अंदर एक साधना थी जिसमें किसी दूसरी दुनिया की ताकत को जगाना और उन्हें काबू करने की विधि थी। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि उस साधना को करने के बाद आदमी जो चाहे वो पा सकता है। इसके लिए वह पता नहीं कहाँ से लेकिन एक अलमारी लेकर आए। उन्होंने मुझे वो अलमारी कहाँ से लाई ये कभी नहीं बताया, लेकिन उस अलमारी से जुड़ी एक बात बताई कि वो अलमारी दूसरी दुनिया से जोड़ने का दरवाज़ा है। उन्होंने उस अलमारी को ऊपर के कमरे में रख दिया और हर रात उस कमरे में जाकर तंत्र साधना करने लगे। मैं अक्सर उन्हें साधना करते देखता था। जब वो साधना करते थे तो अक्सर मैं भी ऊपर के कमरे में ही सोता था। उस अमावस्या की रात भी मैं उन्हीं के साथ था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और अचानक मेरे पिताजी की चीखें सुन मैं जाग गया। मैंने देखा कि पूरे कमरे में काला धुआं फैला हुआ था और लकड़ी की उस अलमारी के अंदर से एक गहरा काला धुआं बाहर निकल रहा था। उस धुएं के इंसानों जैसे हाथ पैर थे और वो मेरे पिताजी को जकड़े हुए था। मेरे पिताजी मुझे वहां से जान बचाकर भागने के लिए कह रहे थे और मैं डर के मारे वहां से भागने लगा। भागते हुए जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो काला साया मेरे पिताजी को अलमारी के अंदर ले जा रहा था। मैंने गांव वालों को यह बात बताई तो उन्होंने मेरे पिताजी को काफ़ी ढूंढा, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिले। जब मैंने उन्हें बताया कि उस अलमारी के अंदर चले गए तो उन्हें लगा कि मुझे कोई भ्रम हुआ होगा। लोगों ने अलमारी भी खोल कर देखी। जब काफ़ी खोजबीन के बाद भी पिताजी नहीं मिले तो उन्हें लगने लगा कि वो तंत्र विद्या सीखने के लिए घर बार छोड़कर चले गए हैं। मैंने सारे लोगों को काफ़ी समझाया, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि घर वालों ने भी नहीं। उसके बाद फिर मैंने किसी को भी यकीन दिलाने की कोशिश नहीं की और ना ही उस अलमारी के बारे में किसी को बताया। हालांकि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि उस अलमारी में काफ़ी सारी शक्तियाँ कैद है और गलती से भी उन्हें आज़ाद नहीं किया जा सकता। इसलिए ना ही मैं उस अलमारी को तोड़ सका और ना ही कहीं फेंक सका, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति थी जिसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता था। इसलिए मैंने उसे ऊपर के ही कमरे में बंद कर दिया। तब से लेकर आज तक वो अलमारी उसी कमरे में बंद है और इसीलिए मैं किसी को भी ऊपर जाने नहीं देता। उस अलमारी की कहानी सुन मैं काफ़ी सकते में था। अब उस अलमारी में क्या था मुझे नहीं पता और ना ही मुझे उस बारे में जानने की इच्छा थी।
क्योंकि उस काले धुएं से निकलती नकारात्मक ऊर्जा को मैंने महसूस किया था। उस वक्त मुझे जिंदा रहने की कोई आस नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदा रहने से ज़्यादा सुकून मरने में है, और उस अनुभव को मैं फिर से जीना नहीं चाहता था। अगले ही दिन मैं फिर से अपने गांव लौट आया। हमारे बैंक के हेड ऑफिस के कर्मचारी अच्छे थे। उन्होंने मेडिकल रीज़न दिखाते हुए मेरी वहाँ से बदली करवा दी और मेरा एक नज़दीकी गांव में ट्रांसफ़र करवा दिया। उस दिन के बाद से मैं कभी उस गांव की ओर नहीं गया और ना ही मैंने जानने की कोशिश की कि उस अलमारी में क्या था और अब वो अलमारी कहाँ है।